माननीय उपसभापति महोदय, 67 साल के इस नौजवान ने अगर आज भी सपने देखने नहीं बंद किए हैं तो ये अच्छा, आपने पैदाइश बताया था, मैंने उम्र सुन लिया। तो 55 साल के इस नौजवान ने अगर आज भी ये सपने देखे हैं बेहतरी के, तो मुझे लगता है कि सदन से ये बधाई के पात्र तो हैं। मैं जब सांसद नहीं था, विधायक था 20 साल, तब भी मनोज जी को सदन में सुनता था, प्रशंसक था इनका। इसलिए नहीं कि अच्छा बोलते थे, बल्कि इसलिए अच्छी बातें बोलते थे। और जब व्यक्ति बहुत लंबे समय तक लगातार अच्छी बातें बोलता है तो लगता यही है कि वो मूलतः एक अच्छा आदमी होगा। आप भावनाओं में बहकर के ये विधेयक लाए हैं। मैं आपकी प्रशंसा करूंगा। जब लेफ्ट के लोग राइट की बात करने लगे तो स्वाभाविक से रूप में राइट में बैठे हुए लोग इससे आनंदित भी होंगे और आपका सम्मान भी करेंगे। राइट टू हेल्थ कोई दुनिया में अजूबी बात नहीं है। मैं लोगों को सुन रहा था, कोई WHO कह रहा है, कोई किसी संस्था का नाम ले रहा है, अंतर्राष्ट्रीय ऑब्लिगेशन की बात कर रहा है। राइट टू हेल्थ भारतीय संस्कृति में उस समय था जब दुनिया गरीड़ियों के स्तर का जीवन जीती थी। हमारे प्राचीन शास्त्रों में जब शुरुआत की गई थी तो लिखा गया था, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। यह पहला मानवीय अधिकार दुनिया में मनोज जी, WHO तो 1945-46 में आके बनी, 49 में। ये पहला मानवीय सभ्यता का दिया हुआ मानवीय अधिकार इस दुनिया में, इस दुनिया पूरी धरती पर पहली बार अगर किसी ने दिया तो भारतीय सभ्यता ने दिया। दुनिया का हर आदमी सुखी हो, दुनिया का हर आदमी स्वस्थ हो, सर्वे सन्तु निरामया, दुनिया का हर आदमी आपस में भ्रातृत्व के भाव से जुड़ा हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। दुनिया में किसी को भी या दुनिया के किसी हिस्से में भी किसी प्रकार का दुख न हो। तो हम गर्व के साथ कह सकते हैं इस बात को कि मानव सभ्यता की बेहतरी का इतना सर्वांगीण अधिकार, इन 4 अधिकारों में आपके सारे अधिकार समाहित हैं। आपने अपने विधेयक में जो राइट टू वाटर से लेकर के और न जाने 7-8 पॉइंट कितने जोड़े हैं, सूत्र रूप में जो हमारी सभ्यता ने अधिकार दिया है, आप उसे अगर सीधे, हमारे यहाँ परंपरा रही है ब्रह्म सूत्रों की, हम सूत्रों में बोलते हैं, फिर उसके ऊपर ढेर सारे ब्राह्मण और आरण्यक ग्रंथ लिखे जाते हैं। इन 4 वाक्यों में हम मानवीय सभ्यता के बारे में क्या सोचते हैं ये बहुत स्पष्ट है। आदर्श एक अच्छी चीज होती है मैडम। हम उस आदर्श को जब जमीन पर उतारने का प्रयास करते हैं तो हमें अपनी आर्थिक सीमाओं को देखना पड़ता है। हम सबके मन में कल्पना है कि हम इस दुनिया को स्वर्ग बना दें। स्वर्ग बनता तभी है जब हम अच्छे कर्म करके ऊपर जाते हैं। हम धरती पर स्वर्ग जैसी परिस्थितियां लाने का प्रयास कर सकते हैं। हम इस आदर्श को लेकर चलेंगे और उस आदर्श के नज़दीक पहुंचने का अधिकतम प्रयास करेंगे। अपने जीवन का लक्ष्य यही होना चाहिए। आपका विधेयक कोई ऐसा नहीं है जो किसी राजनीतिक सोच से जुटा हो। यह राइट भाजपा और सपा और इसका विधेयक भी नहीं है। आपकी पहचान, आप भले जनता दल ना, राष्ट्रीय जनता दल के आप सांसद होंगे। नहीं, मैं राजनीतिक बात नहीं करूंगा, लेकिन आपकी पहचान राष्ट्रीय जनता दल की है नहीं, आपकी अपनी एक वजूद है। और आपके इस विधेयक के पीछे मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, राइट के साथ, जो गारंटी आप बात करते हैं, आप अपने संगठन के विचारों से उत्प्रेरित। आपका संगठन तो जहां तक आप पहुंचे हुए हैं वहां तक पहुंच ही नहीं सकता है। आप अपने संगठन के विचारों से प्रेरित होकर के, जी, आप अपने विचारों से, जो आपने पूरी जिंदगी सीखा है, आपका जो अपना निर्माण हुआ, उसके तहत आप इस विचार को लेकर के आए हैं। हम आपके इस विचार का स्वागत करते हैं। लेकिन जमीनी धरातल पर किसी भी बात का जब हम अच्छी बात का स्वागत करते हैं
तो हमें देखना होता है कि क्या हम उस सचमुच सर्वोत्तम स्थान पर पहुंच सकते हैं। मैं आपको दुनिया के कुछ देशों का उदाहरण दूंगा। अमेरिका का प्रति व्यक्ति आय 53 लाख रुपया है। अब आप मत कहिएगा कि डॉक्टर साहब सीधे अमेरिका पहुंच गए, मैं इलॉजिकल बातें नहीं करता हूं। इजराइल की प्रति व्यक्ति आय 38 लाख रुपया है। जर्मनी की प्रति व्यक्ति आय 35 लाख रुपया है। जापान की प्रति व्यक्ति आय 27 लाख रुपया है। चाइना की प्रति व्यक्ति आय 9 लाख रुपया है। रूस की प्रति व्यक्ति आय 8 लाख रुपया है। और भारत की, अभी मैं उस दिन जब बहस कर रहा था महंगाई पर, तो मैंने कहा कि भारत की प्रति व्यक्ति आय 1.5 लाख रुपया है। क्या ये 35 लाख वाले, क्या ये 38 लाख वाले, 57 लाख वाले, 27 लाख वाले अपनी अपनी देश में अपने अपने नागरिकों को राइट टू हेल्थ दे पाए? दिया क्या? देने की मंशा है क्या? दुनिया के इतने समृद्ध देश अगर अपने देश के हर नागरिकों को स्वास्थ्य का यह मौलिक अधिकार नहीं दे सकते हैं, तो हम 1.5 लाख प्रति व्यक्ति आय के देश होकर के हम उस आदर्श की स्थापना कर देंगे जो तथाकथित रूप से WHO ने पहली बार किया था। यह सोचना वैसा ही होगा जैसे एक यूटोपियन सोशलिज्म होता है। आप तो उस विचारधारा के बारे में जानते हैं। सोशलिस्टों के आने के पहले एक आदर्श सोशलिज्म चलता था जिसको हम लोग यूटोपियन सोशलिज्म कहते थे। कल्पना में हम सबकी दुनिया की बेहतरी की बात सोच लिया करते थे। मैं इन देशों का जिक्र क्यों कर रहा हूं? इन देशों में एक भी देश ऐसा नहीं है, माननीय उपसभापति महोदया, जिसने स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार कर लिया। किसी छोटे मोटे देश ने जिसकी जनसंख्या 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ होगी, किया होगा, लेकिन हम 140 करोड़ के लोग हैं। कोई भी ऐसा देश नहीं है। मैं उदाहरण दूंगा कुछ देशों का। जैसे मैंने अमेरिका का जिक्र किया, 57 लाख रुपया। अमेरिका में एफोर्डेबल केयर एक्ट है। जो लोग वहां पर आप कहते हैं, उस दिन आप कह रहे थे कि इंश्योरेंस तो होना ही नहीं चाहिए। इंश्योरेंस पूरी दुनिया के स्वास्थ्य सेवा का आधार बना हुआ है। जितने भी देशों में आज जो कुछ भी आप थोड़ी बहुत स्वास्थ्य सेवा दे पा रहे हैं, वो सिर्फ उनके स्वास्थ्य के इंश्योरेंस के माध्यम से दे रहे हैं। अमेरिका ने एफोर्डेबल केयर एक्ट बनाया और इंश्योरेंस के माध्यम से ही अपने नागरिकों को वो सुविधा दी और निःशुल्क नहीं दी। जो इंश्योरेंस किया, उनसे उस इंश्योरेंस को करवाने के लिए अच्छा खासा पैसा प्रतिवर्ष वो जमा कराते हैं। भारत ऐसा नहीं करता है। जब मैं भारत के बारे में आऊँगा तो मैं आपको बताऊंगा कि भारत दुनिया में कैसा अकेला अजूबा देश हो गया, अकेला। और आप भी जानते होंगे, आप में से हमारे कई रिश्तेदार अमेरिका में होंगे भारतीय नस्ल के। वो लोग जो अमेरिका में अपने बच्चों के पास पहुंच गए हैं, बूढ़े माँ बाप, अगर उनका वहाँ हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता है तो अमेरिका की स्वास्थ्य सेवाएं इतनी महंगी हैं कि वो लोग वहाँ से आने जाने का खर्चा खर्च करके, मेरी अपनी स्वयं मौसेरी सास थी, वो अपना इलाज कराने के लिए अमेरिका से चल करके भारत आई। और अभी आज के अखबार का मैं आंकड़ा पढ़ रहा था, इस देश में 4.5-5 लाख लोग प्रतिवर्ष भारत में मेडिकल टूरिज्म के लिए आते हैं। क्यों आते हैं? इसलिए कि उनके सारे खर्चे को मिलाकर भी जब वो भारत में आकर इलाज कराते हैं तो उन्हें वो खर्चा बहुत कम लगता होगा। थोड़े बड़े खर्चे के लिए कोई चलकर बीमारी लेकर के अमेरिका से भारत नहीं आएगा। इसी तरह से अध्यक्ष महोदया, उपसभापति महोदया, बड़ी चर्चा होती है इजराइल की, एक आदर्श देश। सच्चाई यह है कि इजराइल के हर नागरिक को इंश्योरेंस कराना होता है और इंश्योरेंस का टैक्स देना होता है। वो टैक्स इतना अधिक होता है कि बहुत से नागरिक उसको जमा नहीं कर पाते हैं। सरकार उनके इलाज में थोड़ा बहुत आर्थिक सहयोग करती है, मूल खर्चा वो खुद करते हैं। यूरोप की बात मैंने किया। यूरोप के अधिकांश देशों की मैं बात करूंगा, किसी एक पर्टिकुलर देश की नहीं।
अधिकांश नागरिकों को प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ता है, सरकारी भी नहीं, उन्हें प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ता है। और उनकी स्थिति जब वो इलाज कराते हैं तो इतनी दयनीय होती है कि सरकार को, अब जैसे हम लोग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को एप्लीकेशन लिख करके पैसा दिलवाते हैं, वैसे उनको पैसा दिलवाना पड़ता है। रूस की बात हुआ, रूस की स्थिति यह है कि जितने भी आदमी हैं, उपाध्यक्ष महोदया, उपसभापति महोदया, सबकी तनख्वाहों में से पैसे काट लिए जाते हैं। किसी को पता ही नहीं रहता कि उनकी तनख्वाह से कितना पैसा काटा गया, और उसके माध्यम से उनको स्वास्थ्य सेवा देने का, और वो भी मौलिक स्वास्थ्य सेवा देने का, सेकेंडरी और टर्सरी नहीं। और सबसे बड़ा देश जो अपने आप को एक ज़माने में वामपंथ का पुरोधा कहता था, चीन। 1949 में जब वहाँ क्रांति हुई, जो आदर्श आप बताना चाहते हैं वो आदर्श लेकर के वो कम्युनिस्ट पार्टी चली थी, और वहाँ जितनी स्वास्थ्य सेवाएं थी सबका उन्होंने अधिग्रहण कर लिया। जितने अस्पताल थे, जितनी क्लिनिक थी, सब सरकारी हो गई, और चीन ने ये दावा किया कि हम सबको निःशुल्क इलाज देंगे। कुछ दिनों बाद चीन के समझ में आ गया कि यह जो हमने सपना पाल रखा था, यह सपना व्यवहारिक धरातल पे पूरा नहीं होने वाला। 1978 आते आते चीन ने इस सिस्टम को तोड़ दिया। जिन अस्पतालों का अधिग्रहण कर लिया था उन्हें बेच दिया, उन्हें प्रॉफिट पर इलाज करने का अधिकार दे दिया, और सिर्फ टीकाकरण का पैसा वो अपनी जेब से देते थे। थोड़ा समय और बीता, 1990 और 2005 आते आते चीन को ये भी, मैडम समय तो देना पड़ेगा, थोड़ा सा मेरा आपसे आग्रह है। मैं पेशे से हूँ डॉक्टर, मूलतः बच्चों का डॉक्टर हूँ, इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा जो लोग आज नहीं आए थे, टाइम आपको मिल रहा है, मैं आपको मदद करने के लिए एक रास्ता निकालता हूँ। बोलिए। जो लोग आज नहीं आए थे उनका समय मुझको दे दीजिए। आपको ऑलरेडी दे चुके हैं। ठीक। बोलिए। वो सब कांग्रेस की भी मैं ले लूंगा, मुझे पूरी पार्टी हम लोग यहाँ खींच लेंगे। डॉक्टर साहब बोलिए, परेशान मत होइए। तो अध्यक्ष महोदय, चीन में क्या हुआ, उनको उस एक्ट को भी बदलना पड़ा, और आते आते 2020 में वो लॉ प्रमोशन ऑफ बेसिक मेडिकल एंड हेल्थ केयर पर आ गए। और उस लॉ प्रमोशन ऑफ बेसिक मेडिकल केयर में भी देखिए, बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन होता है। नो इंटरटॉक प्लीज ऑनरेबल मेंबर एड्रेस द चेयर। वो हमारे ही हैं मैडम, और उसके पलट भारत कहाँ है। एक आयुष्मान भारत स्कीम, कौन कौन उसका लाभार्थी है, कभी मनोज जी सूची को पलट करके देखिएगा। बिना आश्रय के परिवार, निराश्रित भीख पर जीवन यापन करने वाले, सरपल मैला ढोने वाले परिवार, आदिम जनजाति समूह, कानूनी रूप पर छुड़ाए गए बंधिया मजदूर, कच्ची दीवारों और कच्चे छत पर रहने वाले एक कमरे के लोग, 16 से 59 वर्ष की आयु के ऐसे परिवार जिनमें कोई वयस्क न हो, ऐसे परिवार जिनकी मुखिया महिला हो और कोई वयस्क पुरुष सदस्य न हो, विकलांग सदस्य और कोई भी सक्षम शरीर वाला वयस्क सदस्य न हो, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति परिवार, भूमिहीन परिवार जो अपनी आय का बड़ा हिस्सा दिहाड़ी मजदूरी से अर्पित करता हो, कूड़ा बीनने वाला परिवार, भिखारी, घरेलू नौकर, गलियों में सामान बेचने वाला, मोची फेरी वाला, गलियों में काम करने वाला सेवा प्रदाता, निर्माण काम में लगे हुए मजदूर, प्लम्बर, राजमिस्त्री मजदूर, पेंटर, वेल्डर, सुरक्षा गार्ड, कुली, सिर पर भार ढोने वाले मजदूर, स्वीपर, साफ सफाई वाले कर्मी, माली, परिवहन कामगार, ड्राइवर कंडक्टर के हेल्पर, ठेला खींचने वाले, रिक्शा चलाने वाले, दुकानों पर काम करने वाले, छोटे प्रतिष्ठानों के चपरासी, हेल्पर, डिलीवरी सहायक, वेटर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, असेंबलर, रिपेयर कर्मी, वाशरमैन और चौकीदार। अब इस पूरी सूची को देख डालिए। उपसभापति महोदया, इस सूची में कोई भी ऐसा आदमी बचेगा ही नहीं जिसकी चिंता लेकर के माननीय मनोज जी आज ये विधेयक यहाँ लाए होंगे। ये जब लाए होंगे तो इनके दिमाग में देश के गरीब रहे होंगे, इनकी बातों से दिखता भी है।
यह भारत सरकार की आयुष्मान योजना है। 18 करोड़ 54 लाख आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। एक कार्ड एक परिवार पर लागू होता है। परिवार के सभी सदस्य मिल करके उसका लाभ ले सकते हैं। 5 लाख तक की अधिकतम सीमा तक निःशुल्क इलाज होता है। आप इस 5 लाख को 50-50 हजार के 10 टुकड़ों में भी बांट कर ले सकते हैं। इलाज कराने के 3 दिन पहले से लेकर के भर्ती होने तक का और छुट्टी होने के बाद पोस्ट ऑपरेटिव 15 दिन तक का सारा इलाज इतना निःशुल्क होता है कि आप अपनी जेब से खाली जेब जाएंगे और इलाज करा करके चुपचाप चले आएंगे। आपको 1 पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। और खूबी क्या है, इस आयुष्मान भारत का हिस्सा होने के लिए मैंने आपको जिन देशों का नाम उपसभापति महोदय बताया, इन सारी इंश्योरेंस स्कीम का लाभ लेने के लिए आपको हेफ्टी टैक्स देने पड़ते हैं। यह भारत की एक ऐसी स्कीम है, दुनिया की अजूबी स्कीम। मैं उस दिन मोदीनॉमिक्स की बात कर रहा था, लोगों को बड़ा बुरा लग रहा था। यही है मोदीनॉमिक्स। एक नया पैसा जमा नहीं करना पड़ता है 5 लाख तक का प्रतिवर्ष। और अभी परसों नरसों हमारे किसी सदस्य ने आयुष्मान भारत के बारे में पूछा था। मैडम, 2 करोड़ 26 लाख परिवारों ने आयुष्मान भारत का लाभ इस साल ले लिया। एक हमारे पास स्कीम है जो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन हम इसको दलीय सीमा से बांधेंगे भी नहीं। हम ये भी नहीं कहेंगे कि मोदी जी ने इतनी बढ़िया सुविधा दी है, इसका मतलब ये नहीं कि इसके पहले कोई सुविधा नहीं देता था। मैं इसको नहीं कहूँगा। इसको कहना शायद अपने देश के साथ अन्याय हो जाएगा। सच क्या है, अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट आई है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, ये रिपोर्ट आई है 21 में, और एक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट आई थी, नेशनल हेल्थ सर्वे 4, यह रिपोर्ट आई थी 15-16 में। यानी अगर दोनों रिपोर्टों का अंतर देख लिया जाए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, तो इनके अंतर से हमको मालूम हो जाएगा उपसभापति महोदया कि 2015 से लेकर 2021 तक की इस यात्रा में हमारी स्वास्थ्य सेवाओं में और लोगों के जीवन में कितना परिवर्तन आ गया है। और मनोज जी जानते होंगे, यह नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे सरकार नहीं कराती है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज जो मुंबई की एक संस्था है वो कराती है। पूरी तरह स्वायत्त संस्था होती है, उतनी ही स्वायत्त जैसा आप अक्सर शिक्षा की जब जिक्र करते होंगे तो प्रथम की और असर की रिपोर्टों की चर्चा करते होंगे। हम लोग जब कभी शिक्षा पर बहस करेंगे तो उस पर आएंगे। आज स्थिति क्या है उपसभापति महोदया, एक जमाने में जब हम लोग बच्चे थे तो ढेर सारे ऐसे लोग होते थे जिनके चेहरों पर छाले छाले होते थे। डर लगता था बच्चे के समय कैसे आदमी है जिनका पूरा चेहरा फटा रहता था। आज हम एक भी आदमी ऐसा नहीं देखते जिसके चेहरों पर छाले हो। 1976 में हम लोगों ने स्मॉल पॉक्स को खत्म कर दिया। उस समय जब खत्म किया तब भी इस देश में राइट टू हेल्थ नहीं था, और जब खत्म किया तब भी जीडीपी के तुलना में अक्सर ये बहसें होती हैं कि हम स्वास्थ्य पर खर्चा कम करते हैं। ये सच है कि हमारा स्वास्थ्य पर औसत खर्च 1.29% ऑफ जीडीपी है, ये सच है। लेकिन मैडम, इसी स्वास्थ्य के खर्चे से और इसी बिना राइट टू हेल्थ के हम लोगों ने स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट कर दिया। न जाने कितने ऐसे लोग होते थे जो विकलांग होते थे, एक पैर से एक हाथ से लूले होते थे, एक आँख से अंधे होते थे, एक कान उनका खराब हो जाता था, एक मुंह टेढ़ा हो जाता था। हम कहते थे, बच्चों का मैं डॉक्टर हूँ मैडम, हम लोग देखते थे उन बच्चों को अपने यहाँ आते। मेरे अपने जीवन में पोलियो के बहुत सारे मरीज आए हैं। आज कहाँ है पोलियो? बहुत सारे ऐसे बच्चे मनोज जी होते थे जो पैदा होते थे और पैदा होते मान ही उनको झटका आने लगता था। इसको टिटनस कहते थे, धनुष टंकार। माँ बाप देख के घबरा जाते थे कि हमारे बच्चे को कल ही पैदा हुआ, आज हो क्या गया। आज कहाँ है धनुष टंकार?
टिटनस नाम की बीमारी, इसको ख़त्म करने में ये जीडीपी का परसेंटेज सीमा नहीं बना, राइट टू हेल्थ की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक ज़माने में कुकुर खांसी नाम की बीमारी होती थी, आप में से अधिकांश लोग जानते होंगे, पर्ट्यूसिस जिसको हम लोग कहते हैं, काली खांसी। मनोज जी, कहाँ है वो काली खांसी? इस सदन में सबसे अधिक मैं ही खांसता हूँ, उसके अलावा मैं किसी को खांसते उससे देखता नहीं। एक ज़माने में हम लोग गला घोटू रोग देखते थे, बच्चे उनकी सांस खिंच जाती थी, सांस नहीं ले पाते थे, घुट करके मर जाते थे। आज कहाँ है वो गला घोटू रोग? और इसी देश में, हमारे ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में, लाखों बच्चे जापानीज इंकेफ्लाइटिस से मरते थे। आज क्या कोई जापानीज इंकेफ्लाइटिस से पूर्वी उत्तर प्रदेश के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में मर रहा है? ये सारी बीमारियां हम इसी जीडीपी के, इसी खर्चे के तुलना में बिना स्वास्थ्य के अधिकार के जीत चुके हैं। और अध्यक्ष महोदय, मैं आपको, उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझ सकता हूं आप बोल नहीं रही है, लेकिन बोलना चाहती होंगी। नहीं, बोलिए, बोलो। है टाइम। अभी कोरोना हुआ, नहीं मैं इसलिए पहले एडवांस, अभी कोरोना हुआ। Chairman sir has specifically sent a message that we were not able to have debates, so today Thank we you. have time. अभी You can कोरोना take your हुआ, बड़ी कमाई करते हैं अमेरिका वाले लोग। 1 लाख में 318 लोग मरे अमेरिका में। ब्राजील दुनिया का अकेला देश है माननीय मनोज जी, जहां आप कह सकते हैं कि साइंटिफिकली राइट टू हेल्थ है। मैं इसको स्वीकार करूंगा, क्योंकि वहां एक आदर्श यूनिवर्सल हेल्थ केयर है, और सिर्फ वहां के नागरिकों के लिए नहीं है। हम भी अगर ब्राजील में टूरिस्ट बनकर चले जाएं और बीमार हो जाएं, तो हमको भी ब्राजील की सरकार पूरे निःशुल्क इलाज की व्यवस्था करके, ठीक करके, तब भारत वापस भेजेगी। लेकिन उस ब्राजील में क्या हुआ? कागज में तो हमने कहा कि वहाँ एक यूनिवर्सल हेल्थ केयर है, लेकिन ब्राजील में इसी कोरोना के कारण 1 लाख की जनसंख्या में 315 लोग मरे। रूस में 1 लाख की जनसंख्या में 260 लोग मरे। ये आंकड़े मेरे नहीं हैं, ये आंकड़े आप भी देख सकते हैं। न तो आप कभी झूठ बोलते हैं, और धीमे धीमे आप मेरे बारे में समझ जाएंगे कि मैं सत्य के सिवाय कुछ बोलता ही नहीं हूँ। आने वाले समय में मालूम हो जाएगा। हाँ, नहीं, मनोज जी अच्छे आदमी हैं। देखिए, मैं आपके कहने से गलत बातें नहीं कहने वाला हूँ। और इस भारत में मैडम 1 लाख में मरने वालों की संख्या 37। यह है मोदी का नाम, मिक्स। ये आंकड़े हमारे नहीं हैं, पूरी दुनिया के हैं। बड़ा उन्होंने स्वास्थ्य की सेवाओं की बेहतरी की है, बड़े अच्छे टर्शरी हॉस्पिटल्स हैं, स्वास्थ्य पर बहुत सारा खर्च करते हैं। उनके 1 लाख में 318 मरते हैं, और हमारे 1 लाख में 37 मरते हैं। यह स्वास्थ्य की सेवा। जीडीपी पर हम बातें तो करते हैं, जब स्वास्थ्य की बातें करते हैं तो कहते हैं जीडीपी में स्वास्थ्य पे बड़ा खर्च होता है, कम खर्च होता है। जब कृषि पर बात करते हैं तो हम कहते हैं जीडीपी पे कृषि। आज सुबह प्रश्न आया था कि जीडीपी का कितना कृषि पे खर्च होता है, तो हम कहते हैं कृषि पे बड़ा खर्च कम होता है। जब डिफेंस की बात करते हैं तो हम कहते हैं डिफेंस पर बड़ा खर्च कम होता है। आखिर खर्च तो 100 रुपये में ही होना है। महत्व खर्च का नहीं है, महत्व खर्च के सदुपयोग का है। कैसे? यह आयुष्मान भारत योजना लागू हुई मैडम, हमारी पार्टी का एक विधायक, और मैं अपनी पार्टी की बात नहीं करूंगा, ये अधिकार तो इन लोगों का भी था, ये नहीं गए इनकी समस्या, इट वॉज ओपन टू ऑल। हमारी पार्टी के एक विधायक को कोटा दिया गया था। आप अपने अपने अनुसूचित जात की, हम लोग कभी कभी परेशान हो जाते हैं कि कितना काम करें। एक अनुसूचित जात के मोहल्लों में जाएंगे, जिनके नाम छूट गए होंगे उनके नाम को जुड़वाएंगे। और ईमानदारी कितनी थी आयुष्मान भारत की योजना की। उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत की सूची बनी सोशियो इकोनॉमिक सर्वे 2011। उस सोशियो इकोनॉमिक सर्वे को जब 2011 में किया गया तो सरकार भाजपा की, much more time because the other bills are waiting. Some more members have to speak. The member who has moved have to say his speech, and minister has to reply, and again he has to speak. Kindly please consider. 2 hours allotted already. मैडम बहुत अच्छा लगा, बैठिए प्लीज,
मुझे बहुत More अच्छा hour लगा। it will be Honorable taken. Kindly Chairman make has it fast. suggested that the इनकी House पीड़ा is समझिए। running after a very, very long time. ये So let the, ये it's important topic, स्वास्थ्य let it सेवाओं happen. में That is भारत why की it has been उपलब्धियों से दुखी हैं। इनको Yes, सच we सुनने will- की आदत ही There's नहीं only है। one more speaker, Shivaji. ये only पहली one बार मैं देख रहा हूं कि यह नीचे बैठे हुए लोग कह रहे हैं कि इतना क्यों बुलवाया जा रहा है, यहां तो सब मार करते हैं कि हमारी बातों को सुना जाए। इसलिए क्योंकि सत्य ऐसा ही होता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में लिखा है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। लेकिन आगे भी कुछ लिखा है ना, सत्यम ना नृतम ब्रूयात एस धर्म सनातन, असत्य भी मत भूलो। और हम लोग की सीमा यह है कि हमारी सत्य की उपलब्धियां इतनी बड़ी हैं कि हम क्या कहें और क्या न कहें। फिर भी चूंकि माननीय सदस्य ने आपत्ति दर्ज कराई है, मैं उनके इस आपत्ति का सम्मान करूंगा। मैडम, मैं कुछ बातें कह के अपनी बातें खत्म करूंगा। बोलने का मन तो बहुत था। माननीय सदस्य, मुझे उनका भी सम्मान करना है। नहीं, ठीक बात है। कल ये भी कहीं बैठ जाएंगे वहां, तो क्या होगा? पटाखे रखना पड़ेगा ना। हाँ मैडम, हमारे यहाँ जो मेडिकल में टर्म्स आते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी, अंडर 5 मोर्टेलिटी, मैटरनल मोर्टेलिटी, ये 3 ऐसे शब्द हैं, रेशियोज हैं, जो पूरे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को बताते हैं। अब सच्चाई क्या है? हमारे यहाँ माना जाता है कि कोई भी गर्भवती महिला है उसको एंटीनेटल केयर करना चाहिए। हमारी 95% महिलाएं इस देश में यूनिवर्सल एंटीनेटल केयर पाती हैं। 95% मनोज जी, 59% ऐसी हैं जो कम से कम 4 बार दिखलाती हैं। इन 95 में से 85% ऐसी महिलाएं हैं जो क्वालिफाइड स्किल्ड मेडिकल केयर पाती हैं। 97% महिलाएं ऐसी हैं जिनका वजन होता है। 96% महिलाएं ऐसी हैं जिनका ब्लड प्रेशर लिया जाता है। 94% महिलाएं ऐसी हैं जिनकी खून की और पेशाब की जांच की जाती है। अब आप मुझे बताइए, दुनिया के ये सारे देश इतनी आए और इतनी सारे आप्त वचन, और एक भारत जो इतना खम खाता है, और मैं गारंटीड कह रहा हूं, ये फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट है, इतनी सारी महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को हम ये सुख देते हैं। और सच क्या है? 94% आज इस देश में इंस्टीट्यूशनल संस्थागत डिलीवरी हो रही है। और उपसभापति महोदया, हम फैमिली प्लानिंग की स्कीम चलाते हैं, लेकिन सच क्या है? जो अस्पतालों में आके डिलीवरी कराते हैं उनको हम 1500 रुपया इनाम में भी देते हैं। दुनिया के किसी कोने में ऐसा नहीं होता होगा। देहात की महिलाओं को 1500 और शहर की महिलाओं को 1000 जननी सुरक्षा योजना के तहत। उसका फल क्या हुआ है? जब यह देश आजाद हुआ मैडम, तो हमारे 1 साल के बच्चों में, 1000 बच्चों में 190 मर जाते थे। 190। आज 1000 में मरते हैं सिर्फ 28। कहाँ 190, कहाँ 28, और बिना किसी राइट टू हेल्थ के और बिना किसी अतिरिक्त स्वास्थ्य पे खर्चे के। हमारे 5 वर्ष के कम के बच्चों में 1000 में 250, यानी 25% बच्चे 5 वर्ष की उम्र में पहुँचते पहुँचते मर जाते थे। आज इनके मौत की संख्या है सिर्फ 39। ये मौतें जो घटी हैं इसी जीडीपी के खर्चे में से घटी हैं और बिना राइट टू हेल्थ घटी हैं। हमारी जब माताएं गर्भवती होती थी तो 370 महिलाएं गर्भ के दौरान मर जाती थीं। आज इन ऐसी दुखद मरने मौत पाने वालों की संख्या 370 से घट करके 103 हो गई। यह है भारत की स्वास्थ्य सेवाओं में उपलब्धि, सिर्फ इसलिए कि हमने सुनिश्चित किया है। एक जमाने में कहा जाता था कि 1 रुपया चलता है तो 15 पैसा नीचे पहुंचता है। आज हम गारंटी के साथ कह सकते हैं 1 रुपया अगर यहां से चलता है तो 1 रुपया नीचे पहुंचता है, कहीं बीच में गायब नहीं होता। और फल क्या हुआ? ये आंकड़े हैं उपसभापति महोदय। हम जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे 1000 में से 28 लोग मरते थे, जिसको हम लोग क्रूड डेथ रेट कहते हैं।
आज ये कूद डेथ रेट घट करके 7.5 हो गई, यानी 75% मौतों को हमने इसी स्वास्थ्य सेवा के बहाने रोक लिया। जब यह देश आज़ाद हुआ तो देश का औसत नागरिक 34 साल जीता था। हम कहते जरूर हैं कि यहाँ के लोगों की आय बहुत अधिक, उम्र बहुत अधिक होती थी, लेकिन आंकड़े इसी के गवाह हैं कि एक औसत व्यक्ति इस देश में मनोज जी 34 साल 1950 में जीता था, और आज औसत व्यक्ति 70 साल जीता है, 69.79 वर्ष। हमने अपनी आय को इतना अधिक बढ़ा लिया इसी जीडीपी के खर्चे से और इसी राइट टू हेल्थ से। मैं एक बात कह करके अपनी बातें समाप्त करूंगा। हमारे केरल के बड़े मित्र बैठे थे, वो बैठे तो हैं एक संतोष जी, ये भी मेरे मित्र हैं। संतोष जी सब समझते हैं और समझते हैं केरल की बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। अमर सेन ने कभी लिखा था कि उत्तर प्रदेश में एक बच्चा पैदा होता है और केरल में एक बच्चा पैदा होता है तो दोनों की जीने की संभावना में 6 गुने का अंतर होता है। ये केरल की एक सच्चाई है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप जान रहे हैं, मैं कहना नहीं चाहता हूँ। केरल की एक सच्चाई थी कि वहाँ लिंग रेशियो 1000 में 1047 होता था। केरल ने कभी, आप, मुझे आश्चर्य होता है, आप खड़े होकर के राइट टू हेल्थ का सपोर्ट कर रहे थे, आप केरल का अपमान कर रहे थे। क्यों? केरल ने स्वास्थ्य की यह ऐतिहासिक सफलता क्या राइट टू हेल्थ से पाई है? केरल में राइट टू हेल्थ नहीं है, और केरल ने अपनी स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी से यह ऐतिहासिक सफलता पाई है। और इससे सिद्ध होता है कि बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए हमें राइट टू हेल्थ की नहीं, 1 रुपए को चला करके 1 रुपए को नीचे पहुंचाने की जरूरत है, जो मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग कर रहे हैं। धन्यवाद।